तो आज आई थिंक हम सबसे पहले तो पिछली सदी की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो टाइटैनिक की सिंकिंग थी उसके ऊपर बात करते हैं। टाइटैनिक पे फिल्म भी बन चुकी हैं, टाइटैनिक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे बहुत बातें भी हो चुकी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से टाइटैनिक की ना हर जो बात हुई है उसमें किसी एक थ्योरी पर ध्यान दिया गया है। हम जो है उसकी मल्टीपल थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा हादसा कोई एक कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा हुआ ऐसा नहीं हो सकता। देर हैज़ टू बी मल्टीपल कॉन्स्पिरेसीज अराउंड इट। तो टाइटैनिक की भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऐसी हैं जो उसके अराउंड जुड़ी हुई हैं, और मैं तो इसको एक अलग तरीके से बयान करता हूँ। मेरे हिसाब से टाइटैनिक वॉज अ परफेक्ट मास मर्डर एवर डन। तो सर जैसे आपने बताया इस पे मल्टीपल कॉन्स्पिरेसीज है और आपने अपना कंक्लूजन भी बता दिया, तो सबसे पहले उस कॉन्स्पिरेसी पे बात करते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा रेलेवेंट और रियल लगती है। टाइटैनिक की देखिए, अच्छा मज़े की बात यह है, मैं आपको बताऊं, सारी कॉन्स्पिरेसी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं आपस में, इंडिविजुअल नहीं है। सबसे बड़ी तो बात यह है कि टाइटैनिक ने अपना जो पहला वॉयज था वो 1912 अप्रैल को शुरू किया था। ठीक है, साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रही थी वो शिप, और उसको ये सफ़र कुछ दिनों में कवर करना था। और 12 अप्रैल 1912 को शुरू हुआ और 14 अप्रैल को वो शिप सिंक हो गई। और सिंक भी ऐसे हुई कि हमने सबने फिल्म में देखा है, और देखा है कि वो टूटी बीच में से। अब इतनी बड़ी शिप जिसको अनसिंकेबल बताया जा रहा था उस टाइम, लग्जूरियस शिप, वन ऑफ द बिगेस्ट शिप, उस नॉट वन ऑफ द बिगेस्ट शिप उस टाइम की, वो कैसे ऐसे आइसबर्ग से टकरा गई कि वो दो टुकड़े में हो गई। वो भी वो कैप्टन जो शिप के कैप्टन थे, वो उस रूट पे और बहुत सारी शिप्स अपने पूरे करियर में चला चुके थे। उनको कैसे नहीं पता था कि वहां पर आइसबर्ग है? ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां आइसबर्ग था और उनको इंफॉर्मेशन नहीं थी? ठीक है, मैं मानता हूं आइसबर्ग्स जो हैं वो फ्लोट करते रहते हैं, थोड़ी पोजीशन चेंज होती है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी पोजीशन इतनी चेंज हो गई कि उनको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे दिखाई दिया इतनी बड़ी शिप को, और लास्ट मोमेंट पे ऐसे दिखाई दिया कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और वो तोड़ दिया। देखिए, इसके लिए सबसे पहले समझने की ज़रूरत यह है कि टाइटैनिक को अनसिंकेबल क्यों कहते थे। ठीक है, टाइटैनिक को अनसिंकेबल इसलिए कहते थे क्योंकि टाइटैनिक में बॉटम पे 16 चेंबर्स बनाए गए थे, जो चेंबर्स इंडिविजुअल थे और वैक्यूम पैक थे, और एक चेंबर बंद हो जाए अगर तो बाकी चेंबर्स में पेनिट्रेशन नहीं हो सकती थी। इसलिए उसको अनसिंकेबल बताया गया कि अगर किसी वजह से डैमेज होता है, पानी एक चेंबर में आ जाता है, तो बाकी चेंबर्स ऑटोमेटिकली सील हो जाएंगे, इसलिए पानी आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए अनसिंकेबल है। और ऐसे 16 चेंबर्स बनाए गए थे कि ताकि 1 2 3 5 भी पेनिट्रेट हो जाए तब भी बाकी संभाल लें। तो ऐसा क्या हुआ? और जिन्होंने टाइटैनिक बनाया था वो कौन से कंपनी थी? ये अब मैं उसी पे आ रहा हूं कि 1900s में एक जो ये शिप के थ्रू ट्रैवल का वो था, वो बड़ा चरम सीमा पे था। ठीक है, हर कोई अपनी छोटे शिप बोट्स वगैरह लॉन्च कर रहा था। उसमें दो कॉम्पिटिटर्स थे बड़े, एक था क्यूनार्ड करके कंपनी थी, और एक थी वाइट स्टार क्रूज। ठीक है, क्यूनार्ड करके जो कंपनी थी, ये थोड़े ज़्यादा ये टॉप पे थे बेसिकली, और हर चीज़ में आगे थे। मतलब सबसे पहले उन्होंने शिप्स लॉन्च करी, बड़ी लॉन्च करी। वाइट स्टार क्रूज उनके कंपटीशन में लॉन्च करता था तो कुछ और नई चीज़ ले आते थे। तो क्यूनार्ड के पास फंडिंग अच्छी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी चीज़ें लॉन्च करते थे। अचानक उन्होंने अनाउंस किया कि हम 2 शिप लॉन्च करने वाले हैं जो इस शिप इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लेके आएगा। वो 2 शिप्स कैसी होंगी? फास्टेस्ट क्रूज शिप होंगी और लग्जूरियस, मोस्ट लग्जूरियस क्रूज शिप होंगी। अब वाइट स्टार क्रूज के लोग सारे इकट्ठे हुए कि भाई ये क्या मतलब है? अगर ऐसा हुआ तो हमारी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, हमारी शिप में आएगा कौन? तो ओवरनाइट कुछ करना पड़ेगा। तो ओवरनाइट वो होता है ना, जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो तो उल जलूल जो ख्याल आते हैं आप एग्जीक्यूट कर देते हो। तो उसके सीईओ ने आओ देखा ना ताओ अनाउंस करवा दिया कि जी वाइट स्टार क्रूज 3 शिप लॉन्च कर रहा है, 2 नहीं 3 शिप लॉन्च कर रहा है, जो सबसे बड़ी होंगी, सबसे लग्जूरियस होंगी और अनसिंकेबल होंगी। वहां से जन्म हुआ 3 शिप्स का, ओलंपिक, ब्रिटानिक और टाइटैनिक। ये 3 शिप्स का कॉन्ट्रैक्ट वो हुआ कि वाइट स्टार क्रूज इनको लॉन्च करेगा। अब अनाउंस तो कर दिया,
लॉन्च भी कर दी कि हाँ बनेंगी, अब उनको बनाने में पैसा चाहिए। तो इन्होंने फिर, जो इनके सीईओ थे, उन्होंने फिर मार्केट में बात फैलाई। यहाँ एंट्री होती है जेपी मॉर्गन की। जेपी मॉर्गन जो उससे पहले सबसे बड़े बैंकर, फाइनेंसर थे, उन्होंने बोला कि मैं फाइनेंस करूँगा। ना यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो इंसान इतने टाइम से फाइनेंस इंडस्ट्री में को फाइनेंस कर रहा है, बैंकिंग में अपना पैसा लगा रखा है, या जो उस वक्त लेंडर्स होते थे उन पे पैसा लगा रखा है, रियल एस्टेट में पैसा लगा रखा है, वो अचानक से शिपिंग इंडस्ट्री में क्यों घुस रहा है? वो भी एक ऐसी कंपनी में जिन्होंने इस तरह की अनाउंसमेंट कर दी जिसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों? अब इसका टाइमलाइन जुड़ता है 1910 में एक प्रपोजल रखा जाता है जिसमें ये बात होती है कि यूएस को फेडरल बनाया जाए, जिसमें जेपी मॉर्गन सबसे आगे होते हैं कि भाई बनना चाहिए। फेडरल होने का मतलब ये कि जो वेल्दीएस्ट लोग हैं वो अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करेंगे, अपने पैसे का कुछ हिस्सा, और आगे उसको लेंड किया जाएगा एक इंटरेस्ट रेट पे, जहाँ से फॉर्मेशन होती है बैंक्स की, जहाँ पर इसमें 3 लोग ऐसे थे, तो बेसिकली 5 लोगों को इकट्ठा किया गया जो उस वक्त वेल्दीएस्ट थे, और इसमें से 3 लोग ऐसे जो बोलते हैं नहीं, हमें नहीं करना। उसकी वजह यह है कि वो 3 जो हैं मार्केट कंट्रोलर्स थे, वो मार्केट को कंट्रोल करते थे कि कौन सा पैसा कहाँ जाएगा, कैसे होगा। तो उनका हिसाब ये था कि अगर ये कर दिया तो फिर कंट्रोल सबके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, हम अपना कंट्रोल क्यों दें। इत्तेफाक की बात यह है कि वो तीनों फैमिली समेत टाइटैनिक में सफ़र कर रहे थे, जो कि सिंक होने पर मारे गए। और 1913 में फेडरल रिजर्व की घोषणा हुई, यूएस फेडरल हुआ, और एक कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से जेपी मॉर्गन ने वाइट स्टार क्रूज में इन्वेस्ट ही इसलिए किया था क्योंकि वो बैंकिंग या रिजर्व बैंक जो है, या फेडरल रिजर्व जो है, वो सिर्फ एक फ्रंट था, इनको हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस, वॉर्स फंड करनी थी। अब ये कहाँ से आता है ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इसका सबूत क्या है? 1913 में फेडरल अनाउंस होता है, 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है, जिसको फंड करते हैं जेपी मॉर्गन जैसे लोग। अच्छा, फेडरल रिजर्व जैसी ऑर्गेनाइजेशंस। ये पैसा कहाँ से आता है? वही वेल्दी लोग जो अपने पैसे का कुछ हिस्सा वहाँ पर डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लिंक है। तो इतना बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी कि टाइटैनिक को इसलिए डुबाया गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर इनिशिएट करनी थी। वर्ल्ड वॉर क्यों इनिशिएट करनी थी? क्योंकि उनके हिसाब से अगर दुनिया में कंट्रोल लाना है तो पहले उथल पुथल मचानी पड़ेगी। जब लोगों के पास खाने पीने को नहीं होगा, रहने को नहीं होगा, तो कहाँ पे जाएंगे वो? बैंक्स के पास पैसा लेंगे और फिर उनके पैसे से हम पैसा बनाएंगे। कंट्रोल सब चीज़ों का हमारे हाथ में होगा। अगर आप कोई बोर्ड गेम खेल रहे हो और आपको वो बोर्ड गेम पे कंट्रोल चाहिए तो आपको कभी कभी रीसेट करना पड़ता है। इनका वर्ल्ड वॉर वॉज अ रीसेट फॉर देम। ठीक है, तो टाइटैनिक कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 1 से भी जुड़ी हुई थी। और सर हमने ऐसा भी सुना है कि शिप की रिप्लेसमेंट हुई थी। वो एक दूसरा वो है। तो एक बुक आई थी 1998 में, टाइटैनिक द शिप दैट नेवर सैंक। उसमें ये बताया गया और रिसर्च डॉक्यूमेंट्स के साथ बताया गया कि टाइटैनिक कभी डूबी ही नहीं। अच्छा। जो डूबी वो शिप थी ओलंपिक। हुआ ये कि 1910 में ओलंपिक को लॉन्च कर दिया गया। तो जब वाइट स्टार क्रूज ने 3 शिप अनाउंस करी, ओलंपिक, ब्रिटानिक, टाइटैनिक, तब तीनों शिप्स को एक ही यार्ड में बनाने का फैसला हुआ। जेपी मॉर्गन ने पैसे लगाए, अब ओलंपिक पहले बन के तैयार हो गई। ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटानिक का डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम रखा गया, साइज में फ़र्क दे दिया गया। कहते हैं ओलंपिक टाइटैनिक से बड़ी थी। अच्छा, ठीक है, तो ओलंपिक को पहले लॉन्च किया गया 1910 में और उसने अपना वोएज भी पूरा किया। फिर वो 2-3 वोएज उसने पूरे किए अपने सक्सेसफुली। उसके बाद उसका हुआ एक्सीडेंट। एक रॉयल नेवी शिप थी उसके साथ, HMS हॉक के नाम से। ठीक है, HMS हॉक क्योंकि रॉयल नेवी शिप थी तो उसमें इस तरह के प्रोविजंस थे कि अगर एनिमी शिप आसपास आ जाए तो उसके प्रोपेलर्स को डिस्ट्रॉय कर सके। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो ओलंपिक के प्रोपेलर्स और वो सब में बहुत डैमेज आया
और उसके रिपेयर के लिए उनको कई मिलियन डॉलर्स की ज़रूरत पड़ी। तो फिर हुआ कि उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम किया। इंश्योरेंस क्लेम किया तो कोर्ट में केस चला। अब क्योंकि वो रॉयल नेवी शिप थी तो रॉयल नेवी शिप को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, सारा ब्लेम आया ओलंपिक के क्रू पे, और ओलंपिक के क्रू पे ब्लेम आने की वजह से उनको इंश्योरेंस नहीं मिला। और उन वाइट स्टार क्रूज के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने पैसे से उसकी रिपेयर करा सकें, तो उन्होंने डुप्लीकेट पार्ट्स वगैरह लगा के उसको सिर्फ इतना कर दिया कि वो पानी में जा सके, और उसको टाइटैनिक के नाम से लॉन्च किया गया, ताकि जब वो डूबे तो उसका इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। और वही हुआ। टाइटैनिक का आई थिंक कुछ अबाउट 6 मिलियन to 7 मिलियन डॉलर्स इंश्योरेंस वाइट स्टार क्रूज को मिला था डूबने के बाद। और ये पूरे पेपर्स लगाए गए, पूरे पेपर्स लगाए गए बुक में। और फिर और जो ओलंपिक थी, जो कि अकॉर्डिंग टू द बुक एक्चुअली टाइटैनिक थी, उसने कई साल अपना वॉयेज बिल्कुल सक्सेसफुली किया है। वो बिल्कुल उसके टाइटैनिक के बाद भी चलती रही है, सिंक होने के बाद। तो ये एक वो है। अच्छा, ये कॉन्स्पिरेसी बैक अगर थोड़ा चले जाएं तो टाइटैनिक का डिज़ाइन बना था 1910 के आसपास, 1909। उससे 14 साल पहले एक बुक आई थी जिसमें एक ऑथर ने एक शिप का जिक्र किया था, टाइटन। उसके जो ब्लूप्रिंट्स हैं वो ब्लूप्रिंट्स टाइटैनिक के ब्लूप्रिंट से एग्जैक्टली मैच करते हैं। यानी कि जो टाइटैनिक बनाई गई थी वो उस बुक के ब्लूप्रिंट्स को इस्तेमाल करके बनाई गई थी। अच्छा। जो 16 चेम्बर्स अनसिंकेबल हैं, और जो इतनी बड़ी शिप है और वो इंडिविजुअल चेम्बर्स हो जाते हैं, और उस बुक में भी टाइटन सिंक हो जाती है। और उस बुक में भी टाइटन को सिंक करने के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस का जिक्र हुआ था, मतलब वो सिंक हुई नहीं थी, कराई गई थी उस बुक में भी। सो बुक तो फिक्शनल थी। तो अच्छा, वो फिक्शनल थी, तो बुक फिक्शनल थी, और बुक फिक्शनल होने की वजह से उन्होंने पूरा, राइटर ने एक्चुअल इतने डेप्थ में गया था राइटर कि उन्होंने ब्लूप्रिंट्स तक उसमें पब्लिश किए थे जिस शिप की वो जिक्र कर रहे थे वहाँ पर, टाइटन के नाम से। उस बुक में उन्होंने पूरा सारी चीज़ें उसमें लगाई थी, सब कुछ किया था। और उसके बाद फिर उसके 14 साल बाद टाइटैनिक आई और टाइटैनिक के ब्लूप्रिंट्स एग्जैक्टली टाइटन से मैच करते थे। और टाइटैनिक भी जो डूबी वो भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्पिरेसीज डुबाई गई। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आइसबर्ग के टकराने से शिप 2 टुकड़े में हो गई। और एक सबसे बड़ी बात जो कि ये कॉन्स्पिरेसी है जिसका फैक्ट से ज़्यादा दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से वो करता है कि भाई इल्यूमिनाटी जो सीक्रेट सोसाइटी है उसका भी हाथ था ये शिप डुबाने में। कैप्टन जो है वो अपेरेंटली इल्यूमिनाटी का पार्ट था। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस बेलफास्ट साउथहैम्पटन से भेजे गए थे अबाउट द रेडार ऑफ बिग आइसबर्ग, लेकिन वो टाइटैनिक पे रिसीव ही नहीं हुए, क्योंकि कैप्टन ने वो रेडार का वही बंद करा दिया था। पहले वो मैसेज वैसे मोर्स कोड में आते थे, वो भेजे गए थे, बट उन्होंने रिसीव ही नहीं करे वहाँ पर। 15 मैसेजेस कहते हैं कि बेलफास्ट साउथहैम्पटन के शिप कंट्रोल टावर से भेजे गए थे, 15 मैसेजेस, लेकिन वो 15 मैसेजेस टाइटैनिक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया उसके ऊपर। ये वाली कॉन्स्पिरेसी सबसे कम रियल और रेलेवेंट लग रही है। हाँ, ये एक्चुअल कॉन्स्पिरेसी है जिसका शायद कोई सबूत ना हो। ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है क्योंकि लोगों को मज़ा आता है कॉन्स्पिरेसी बनाने में। तो क्योंकि देखिए, कैप्टन जिंदा नहीं है बताने को, इल्यूमिनाटी का कोई वो नहीं है, प्रूफ नहीं है कि एग्जिस्ट भी करती है, तो नोबडी नोज, बट एक ये है। और एक बात ये भी है कि उसके आसपास एक शिप थी जो रेस्क्यू कर सकती थी पैसेंजर्स को। 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी टाइटैनिक की सिंकिंग में। वहाँ एक पैसेंजर शिप थी आसपास जो रेस्क्यू कर सकती थी, पर उनको ये मैसेज गया था कि क्योंकि ऑलरेडी पॉलिटिकल टेंशन्स चल रही थी, तो उनको ये मैसेज गया अपेरेंटली कि ये एक एनिमी शिप है जो SOS भेज रही है, क्योंकि वहाँ पहले SOS वो फ्लेयर गन से होते थे, राइट। SOS भेज रही है तो उस पर रिस्पॉन्ड ना किया जाए। अच्छा। जब उसके कैप्टन को रियलाइज़ हुआ कि यार इतने SOS जो हैं किसी एनिमी शिप से नहीं आ सकते, और जब उन्होंने पानी में देखा कि लोग दिख रहे हैं दूर से और उससे देखा, तब उन्होंने रिस्पॉन्ड करके वहाँ गए
तब उन लोगों को रेस्क्यू किया गया जो बोट्स में थे। उस वक्त तक बहुत सारे लोग डूब चुके थे ऑलरेडी। सो ये बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि इतनी बड़ी शिप जिसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के बनाया गया था, अनसिंकेबल बनाया गया था, वो एक आइसबर्ग के से टकराई, हेड ऑन कोलिजन भी नहीं हुआ था, साइड से ब्रूज हुई थी। ब्रूज होने के बाद वो इतनी तरह बुरी तरह डैमेज हो गई तो टूट गई, बीच में से टूट गई। 1500 से ज़्यादा लोग इसमें मरे और वो 3 लोग भी मरे जो फेडरल बनाने के अगेंस्ट थे। उसके बाद से आज तक भी जेपी मॉर्गन इज लीडिंग इन फाइनेंस इन यूएस। आज भी उनकी एक कंपनी ने बैंकरप्सी भी फाइल की थी जब रिसेशन आया था, पर उसके बावजूद उनकी सिस्टर कंसर्न कंपनीज हैं, दे आर फ्लरिशिंग, मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स राइट नाउ। सो राइट नाउ जेपी मॉर्गन हैज़ एक्चुअली इन्वेस्टेड इन मैनी कंपनी, मतलब इलॉन मस्क की कई कंपनीज में उनका इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी कंपनीज में उनका इन्वेस्टमेंट है। दे आर इन्वेस्टर्स नाउ। जो लोग बच गए थे बेसिकली, तो उनकी भी कुछ आपने कुछ फुटेज या कुछ इंटरव्यूज ऐसा कुछ है उनका, वो लोग क्या कहते हैं? उनके देखिए उस वक्त तो उनकी तो सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थी कि बचना है, लेकिन हाँ उनका कहना ये ज़रूर है कि उनके भी समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी शिप को आइसबर्ग दिखा कैसे नहीं। जो लोग बोर्ड पे भी खड़े थे, कुछ लोग बोर्ड पे खड़े होते हैं, कुछ लोग अपने उसमें खड़े थे, तो उनका भी कहना है कि उनको भी दिख गया था, तो शिप ने कुछ कंट्रोल क्यों नहीं किया उसको। ठीक है, दूसरी बात यह कि उस वक्त सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऐसी थी कि इतना ठंडा पानी था कि लोग पानी में कूदें तो मरेंगे और शिप में रह गए तो मरेंगे। तो उस वक्त सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऐसी थी लोगों की कि उस वक्त कुछ और सूझ नहीं रहा था उनको। लेकिन हाँ ये ज़रूर है, फ्लेयर गन्स फायर करती हुई दिखी थी, सब देखा गया था, और लोगों को लग रहा था कि कोई हेल्प आ जाएगी, कोई हेल्प आ जाएगी। कोई हेल्प नहीं आई। आई थिंक 4 से 4.5 घंटे कोई हेल्प नहीं आई थी। उस वक्त तक आधे से ज़्यादा लोग ऑलरेडी मर चुके थे, डूब चुके थे, और नहीं तो हाइपोथर्मिया का शिकार हो चुके थे पानी में और उनकी डेथ हो गई थी। जो लोग बोट्स में आए थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थीं, कुछ थीं, वो सर्वाइव करी थी। आई थिंक कुछ 101 लोग थे जो सर्वाइव करे थे, बाकी सबकी डेथ हो गई थी। क्योंकि अच्छा, अनसिंकेबल बनाने की वजह से उसमें नंबर ऑफ रेस्क्यू बोट्स जो थी वो भी कम रखी गई थी, कि ज़रूरत ही नहीं है। जब जिस शिप में आप 2000 के आसपास लोग लेके जा रहे हो, क्रू वगैरह मिला के, उसमें आप इतनी बोट्स रखोगे कि सबको निकालना पड़े, उतनी बोट्स होनी चाहिए, लेकिन उनके पास नहीं थी, ना उतनी लाइफ जैकेट्स थी, क्योंकि वो अनसिंकेबल थी, तो ज़रूरत नहीं थी। तो ये तभी होता है जब आप कॉस्ट सेव कर रहे हो। कॉस्ट सेव क्यों करोगे? अगर आपको सबसे बड़ी शिप लॉन्च करनी है और लग्जूरियस करनी है, तो आप कॉस्ट सेव नहीं करोगे, आप वहाँ से पैसा उठाओगे, लोगों से पैसा लोगे, इतने महंगे टिकट रख के आप लोगों से पैसा लोगे। इधर आप बेस्ट ऑफ द चीज़ दोगे। 5 स्टार होटल्स का यही है ना, आप बेस्ट ऑफ द सर्विसेज दोगे, उसी का आप ज़्यादा पैसा लेते हो। वो अगर ऐसी बात थी तो वो क्यों नहीं करा गया? कॉस्ट सेव क्यों करी गई? लाइफ जैकेट्स कम क्यों थी? कहने को तो ये है कि जी अनसिंकेबल थी इसलिए थी कम, बट ऐसा नहीं हो सकता। एक सेफ्टी मेजर्स होते हैं, सेफ्टी की गाइडलाइंस होती हैं, जिसके बेस पे आपको लाइसेंस मिलता है। तो वो लाइसेंस कैसे मिला इनको, अगर कम लाइफ बोट्स थी तो, और कम लाइफ जैकेट्स थी तो? क्योंकि सबसे बड़े प्लेयर जेपी मॉर्गन इन्वॉल्व थे। कहते हैं कि उनका शुरू से ही प्लान ये था। बताओ, इतना पैसा लगा के शिप डुबवाने का प्लान। डुबाने का, क्योंकि सी अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखो, आज की डेट में जो कंपनीज अपेरेंटली लॉसेस में हैं, उनके ही ओनर सबसे ज़्यादा रिच हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्विटर, फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन इज इन लॉसेस, बट जेफ बेजोस इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, राइट? ये तरीके उस वक्त से चल रहे हैं। तो उनको डुबाने का मकसद ये था कि जो लोग, एक तो लोगों का पर्सपेक्टिव था, प्लस इससे उनकी इंटरनल फाइनेंसेस में क्या फ़र्क पड़ा, उनको क्या चीज़ फंड करनी थी। बाकी लोगों से उन्होंने फिर बाकी जो वेल्दी लोग थे उनको एक जगह इकट्ठा करके उनसे पैसा लिया गया, उस पैसे से फिर पैसा बनाया गया, फिर इंश्योरेंस क्लेम भी हुआ, डबल से ज़्यादा इंश्योरेंस क्लेम मिला, जितने की पड़ी उससे ज़्यादा का उनको तो इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, पैसा तो उनका रिकवर हो ही गया, बेचारे लोगों की जान चली गई। सो टाइटैनिक एक ऐसा हादसा है जो मेरे हिसाब से कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। पर आपके हिसाब से क्या, कौन सी थ्योरी आपको लगती है सच होगी? यार देखो, मेरे हिसाब से, अगर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन आप पूछोगे, कि मेरे हिसाब से तो ये फेडरल रिजर्व वाली सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है।
क्योंकि इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने हैं। ये तो फैक्ट है और इसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं कि जेपी मॉर्गन जैसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट था, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, साइन डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें लिखा हुआ है कि वो वाइट स्टार क्रूज़ ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जेपी मॉर्गन से उठाए थे टू कंस्ट्रक्ट। फ़ोटोज़ हैं ऐसे कि जो तीनों शिप बननी शुरू हुई थी, ओलंपिक, ब्रिटानिक, टाइटैनिक, और ये तो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है 5 स्टार क्रूज़ के कि 3 शिप्स होंगी। और प्लस फिर 1913 में फेडरल होना, 1914 में आपका वर्ल्ड वॉर शुरू होना, राइट। ये टाइमलाइन एकदम सही ये बैठ रही है। टाइमलाइन एकदम बिल्कुल एक्यूरेट बैठती है। तो इसके अलावा कोई और कॉन्स्पिरेसी शायद सिर्फ कॉन्स्पिरेसी हो। जो 1998 में बुक आई थी द शिप दैट नेवर सैंक, वो भी हो सकता है कि कुछ हद तक सही हो। सो जो जेपी मॉर्गन वाली है और जो शिप एक्सचेंज करने वाली है, ये दोनों कनेक्टेड भी हो सकते हैं। ये दोनों कनेक्टेड भी हो सकती हैं कि आपने पैसा उस इसलिए लगाया क्योंकि आपको पता था कि आप पैसा उससे कमाओगे और आप वो पैसा कुछ गलत चीज़ों में फंड करने में लगाओगे, लेकिन क्योंकि ओलंपिक का एक्सीडेंट हो गया विच वाज नॉट एंटिसिपेटेड, तो उसको एक्सचेंज करके डाला गया वहाँ पर और ओलंपिक सिंक हुई एक्चुअली में और उसका इंश्योरेंस क्लेम भी मिला और फिर उसमें आपका डबल फ़ायदा ये हुआ कि फेडरल रिजर्व भी बन गया क्योंकि वो। तो हो सकता है कि ये भी हो कि जब उनको पता था कि शिप सिंक होगी तो उन तीनों को जानबूझ के उस शिप में डाला गया हो। हाँ, पता तो था कि वो सिंक होने वाली है क्योंकि वो शिप ऑलरेडी डैमेज थी और क्योंकि उस रास्ते पे ऑलरेडी आइसबर्ग्स वगैरह थे, तो ये तो होना ही था। और ये भी कहते हैं कि जेपी मॉर्गन खुद होने वाले थे उस शिप पे, पर लास्ट मिनट कैंसिल। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि किसी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने जेपी मॉर्गन का टिकट डाला है, उनका इनवाइट डाला है, जो टाइटैनिक में उनको इनवाइट किया गया था विद फैमिली। तो जेपी मॉर्गन भी उसमें होने वाले थे, बट वो लास्ट मोमेंट किसी वजह से उनका कैंसिल हो गया। लेकिन वो 3 लोग जो थे वो पूरी फैमिली के साथ थे और उनकी फैमिली में से कोई नहीं बचा था। तो ये भी हो सकता है कि उनको पता था कि शिप जो है सिंक होने वाली है और इनवाइट किया, क्योंकि भाई उस वक्त का सबसे बड़ा पीआर इवेंट था ये कि एक अनसिंकेबल मोस्ट लग्जूरियस शिप जा रही है, तो उस कंट्री के सबसे बड़े लोग तो जाएंगे ही उसमें, राइट। तो उनको इनवाइट किया गया, भाई आइए प्लीज़ एक्सपीरियंस टाइटैनिक एंड ऑल दैट शिट, ये सब भी हुआ। अब वो जब वहाँ पहुँचे तो ऑब्वियसली उनके लिए एक छुट्टी भी थी और उनकी फैमिली को वहाँ बुलाया गया और सब किया, और इन्होंने बैकआउट किया बिकॉज दे नो कि वो सिंक होनी थी। और ये भी हो सकता है कि वो रेस्क्यू शिप को आदेश दिया गया हो कि आप रेस्क्यू नहीं करोगे, क्योंकि उनको ये था कि अगर रेस्क्यू हो गए तो ये हो सकता है कि भाई क्योंकि अमीर हैं, पैसे दे के बोट में बैठ गए हो, कुछ हो गया हो, रेस्क्यू नहीं होने चाहिए। करेक्ट।